नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी है और कक्षा 8 में आज हम जानेंगे जियोग्राफी के पहले चैप्टर में संसाधन के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं जिनमें इन सभी चीज़ों को ज़्यादातर रूप से पूछा जाता है। यदि एमपीपीएससी की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो भूगोल का चैप्टर है, उस भूगोल के चैप्टर में प्री के साइड से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन के रूप से इसमें सिलेबस में पूछा जाता है। वहीं अगर मेंस की बात करी जाए तो वहां पर इसे इकाई 2 में चौथे पॉइंट में प्राकृतिक संसाधन प्रकार एवं उपयोग में जल, वन, मृदा, शैल एवं खनिज के रूप में पूछा जाता है। तो संसाधन का अगर आप बेसिकली देखा जाए तो इनका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पर भी बहुत अधिक महत्व है। और साथ ही जो इसका चैप्टर है 8th क्लास का पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर से ही बात समझ में आती है कि ये वो जो है चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं संसाधन से। पहला चैप्टर है, मोना और राजू अपने घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीजों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या होते हैं? अम्मा ने राजू से प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। तो अब इस बात को आप अच्छे से समझें कि दो संवाद हो रहे हैं बच्चों के, एक मोना है एक राजू। वह बता रही है कि घर में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, जैसे बर्तन, कपड़े, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें इत्यादि। तब ऐसे में वो पूछती है कि ये सब क्या है। तब उनकी माँ कहती है कि बेटा ये संसाधन है। तब बच्चा कहता है कि संसाधन क्या होते हैं। तब उनकी माँ उन्हें समझाती है कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह क्या कहलाएगा? जी हाँ, संसाधन कहलाएगा। तो अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए कि आप संसाधनों के विविध प्रकार को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन करने के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक क्या है? जी हाँ, संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्य उसे एक संसाधन बनाती है। मतलब कि वह वस्तु जो क्या होती है, हमारे चारों तरफ हमारे ज़रूरत की चीज़ों के लिए के रूप में है, उपयोगी है हमारे लिए, तो वो सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं या फिर हमारे उपयोग में आती हैं या हमारे प्रयोग में यूज़ हो जाती हैं, उन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? संसाधन। तो ऐसी चीज़ें जिनका उपयोग हमारे नित्य जीवन में होता है, उनको हमने क्या कहा है? संसाधन कहा है। मतलब वही बात कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह क्या कहलाता है? संसाधन। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बताया बच्चों को कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, ऐसा उनकी मां ने कहा। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। मतलब कि ऐसी जो भी चीज होती है जिन्हें हम संसाधन कहते हैं, वो क्या होती हैं? उनका कोई ना उनकी उपयोगिता के कारण उनका क्या होता है? कुछ ना कुछ मूल्य होता है। सिर्फ उपयोगिता के कारण ही उसका क्या होता है? मूल्य होता है। और उनके इसी मूल्य का अर्थ उनका महत्व है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, मतलब उन्हें पैसों से खरीदा जाता है। लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। मतलब कि ऐसे भी संसाधन होते हैं जो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, जिन्हें पैसों से खरीदना हमें बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि यदि आप घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए आपको उन जो सरियों का यूज करना होता है, जिस लोहे का यूज करना होता है, वो एक क्या है? आर्थिक रूप से मूल्यवान चीजें जिनका उपयोग हमें करना होता है। वो संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से हमारे लिए क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं। इसके अलावा आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है।
लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। कितनी बड़ी बात है कि आपकी माँ या आपकी दादी जी आपको घरेलू नुस्खों के द्वारा आपकी बहुत सारी जरूरतों की चीज़ों को पूरा करती हैं। मान लीजिए कि आप बीमार होते हैं और उनके द्वारा बनाए गए काढ़े को वो आप पीते हैं और किसी भी प्रकार से आप जल्दी से जल्दी सही हो जाते हैं। तब हर बार आप अगर जब सही होते हैं तो उस काढ़े को बनाने का जो तरीका था, क्या कोई जानता है? अगर नहीं जानता तो वो क्या है, उसका वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। मतलब उन दादी के नुस्खों का कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। लेकिन अगर उस नुस्खे को जिसके द्वारा आप सही हो रहे थे और भी लोगों को सही करते और सही करने के पश्चात इस बात की पुष्टि होने के पश्चात मेडिकल फर्म द्वारा इसे बेचे जाते, पेटेंट कराने के पश्चात कि ये फार्मूला आपकी दादी का या आपके परिवार का है, तब क्या होता, तब उस प्रकार के नुस्खे को बनाने की लिए आप पेटेंट होते और आपको उसका आर्थिक मूल्य प्राप्त होता। तो ऐसे नुस्खे या ऐसे संसाधन जिनके आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं और कुछ आर्थिक रूप से मूल्य उनका नहीं होता है, तो दोनों ही तरीके से क्या होते हैं, हमारे लिए संसाधन होते हैं। ठीक है, आप जानो कि अगर आप कुछ करके देखे में सन है कि अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाइए, तो आप ये आसानी से बना सकते हैं। पेटेंट का मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार है। मतलब कि कोई ऐसा आविष्कार या कोई ऐसा विचार जो कि सिर्फ आपने बनाया है, उसको आप पर ही उसका एकमात्र अधिकार सिर्फ आपका है, तो इसे कहते हैं पेटेंट होना। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं। क्या है? समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब समय लगता है किसी चीज में या प्रौद्योगिकी में कोई मतलब चीजें अगर उठती हैं, बनाई जाती हैं, तो ये दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो समय और प्रौद्योगिकी जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर देती हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। दोनों क्या है? लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। तो ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। मतलब ये कि जो पदार्थ संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोग स्वयं ही क्या है? महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं और जो और अधिक संसाधनों को रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। मतलब ये कि प्रत्येक खोज और आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। कि मान लीजिए कोई खोज हुई या कोई आविष्कार हुआ, उस आविष्कार से और अन्य आविष्कार क्या होते हैं? पनपते जाते हैं, उनको बनाते जाते हैं। मतलब कहा जाए तो हर चीज, हर क्षेत्र में आज भी प्रौद्योगिकी लगी हुई है प्रतिदिन नई खोज करने के लिए, उसी से आगे बढ़ने के लिए। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन नवीनतम विधियों का विकसित हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल और ऊर्जा उत्पन्न करके एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ और मैं एक महत्वपूर्ण संसाधन हूँ, ऐसा ये इसमें लिखा हुआ है। देखिए माँ बेटी का, कि एक बेटी कहती है कि मैं एक संसाधन हूँ, तब उनकी माँ उनसे कहती है कि हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन हूँ मैं भी। संसाधन के प्रकार को अगर समझें तो संसाधन सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, अगर आगे की तरफ जाएं तो शब्दावली को एक बार देखें। क्या होती है प्रौद्योगिकी? प्रौद्योगिकी का मतलब होता है किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। मतलब किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब जानते हैं अपन इधर पे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। प्राकृतिक संसाधन है ना, क्या कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन? तो जब हम मतलब संसाधन के बारे में पढ़ते हैं तब हमारे लिए संसाधन विशेषता आपने शुरुआत करी थी, तो क्या है? मानव निर्मित और प्राकृतिक दो प्रकार के संसाधन हमने पढ़े थे। कुछ ऐसे जिनकी हमारे को मूल्य चुकाने होते हैं, कुछ जो होते हैं वो बिना मूल्य के होते हैं, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो सुनिए, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिससे हम सांस लेते हैं,
हमारी नदियां और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति ने निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है: वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। तो क्या होते हैं वास्तविक और संभाव्य संसाधन? मतलब हम ये जाने कि विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का अगर वर्गीकरण होता है तो कि उनके विकास, उनके प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार और वितरण के अनुसार होता है। मतलब कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अगर वर्गीकरण करेंगे तो उनके समूहों के आधार पर होता है, उनके विकास के आधार पर। प्राकृतिक संसाधन की बात कर रहे हैं हम, तो वो उनका जो वर्गीकरण होगा उनके विकास के आधार पर, उनके प्रयोग के स्तर के आधार पर, उनके उद्गम के आधार पर, उनके भंडार एवं वितरण के आधार पर होता है। ठीक वैसे ही विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांट दिया जाता है। मतलब हम कैसे विकास का और उपयोग के आधार पर कैसे विकास होता है या उपयोग करते हैं, तो विकास और उपयोग के आधार पर हम संसाधनों को दो भागों में जब बांटते हैं तो वो हो जाते हैं वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। अब वास्तविक और संभाव्य संसाधन विकास और उपयोग के आधार पर जो हमने वर्गीकृत किए, उनमें हम जानते हैं वास्तविक संसाधन के बारे में। क्या होते हैं वास्तविक संसाधन? वे संसाधन, ये वो संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, मतलब वास्तविक होते हैं, जिनकी संख्या क्या होती है हमें पता होती है, मात्रा हमें उनकी क्वांटिटी पता होती है। इन संसाधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाता है, मतलब उनकी मात्रा के आधार पर उपयोग किया जाता है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन हैं। क्या है? वे संसाधन वास्तविक हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस प्रकार उपयोग किया जा रहा है: जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र के दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन हैं। ठीक है, हो गया बात क्लियर? तो वास्तविक संसाधन क्या होते हैं? विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन जो होते हैं उनको उनके वर्गीकरण के अनुसार, ये विकास और उनके उपयोग के आधार पर। और ये जैसे जो विकास और उपयोग है, अब उपयोग में कैसे, जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयला, अब वो उसका क्या है, उसके समय के साथ उसका वास्तविक संसाधन जो है वो बन गया। समय मतलब जिनकी मात्रा क्या होती है, क्वांटिटी में है, हमें पता है कि ये इतनी क्वांटिटी में है, इतने क्षेत्र में है। तो जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल। अब जैसे पश्चिम एशिया वाला साइड है, पश्चिम एशिया मतलब बॉम्बे, उधर ईरान, इराक, ये सब पश्चिमी एशिया का जो साइड है, इस साइड पर अगर देखें तो यहाँ पे अपन को खनिज तेल मिलता है। महाराष्ट्र के दक्कन पठार की काली मिट्टी से भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन हैं। इसी तरीके से अपन जाने कि संभाव्य संसाधन क्या होते हैं। संभाव्य संसाधन की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं? ये भी वो संसाधन होते हैं जिनका समय और विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन का यूज होता है। संभाव्य संसाधनों में वे संसाधन होते हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती। वास्तविक वो होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, संभाव्य वो होते हैं जिनको संभावना कर सकते हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता का पता नहीं होता कि वो संपूर्ण मात्रा उनकी कितनी है। इस समय इसका उपयोग नहीं किया जा सकता और इस समय उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है वह संभाव्यता इन संसाधनों को आसानी से उपयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी, परंतु आज वे वास्तविक संसाधन हैं। जैसे कि नीदरलैंड में पवन फार्मा में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार के पवन फार्म तमिलनाडु के नगर कोइल तथा गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। कहाँ देखे जा सकते हैं? जैसे जो पवन चक्कियां हैं वो कहाँ देखी जा सकती हैं? जैसे कि नीदरलैंड में पवन फार्म जो है, पवन चक्की के उपयोग की ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार की जो पवन फार्म है, मतलब जो पवन चक्कियां हैं जहाँ पे पवन फार्म होती है, जहाँ से जो है पवन चक्की मतलब पवन से बिजली बनाई जाती है, वो कहाँ पर है? तमिलनाडु के नगर कोइल और गुजरात के तट पर हमें देखने को मिलेंगी। कहाँ पे? तमिलनाडु का नगर कोइल और गुजरात के तट पर देखने मिलेंगी। चलिए जानो, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में बांट दिया।
उत्पत्ति के आधार पर कैसे बांट दिया? जन्म के आधार पर उसको दो भागों में बांटा। संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में बांट दिया उसकी उत्पत्ति के आधार पर। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जबकि जैव संसाधन सजीव होती हैं। मृदा, चट्टाने और खनिज अजैव संसाधन है, परंतु पौधे और जीव जंतु जो है वो क्या है? जैव संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों को वास्तविक रूप से नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों में विभाजित किया गया है। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? प्राकृतिक और संसाधन, और कौन से बांटा था बताइए? अपन ने दो भागों में बांटा था, प्राकृतिक और खनिज संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधनों को यहाँ पे विस्तृत रूप से अगर देखें तो नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों में विभाजित किया जाता है। नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, मतलब दोबारा से जल्दी से बन जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित और उन पर मानवीय प्रक्रिया का कोई प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर पवन ऊर्जा, इन पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरण संसाधन जैसे जल, मृदा और वन की लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर देता है। जल असीमित नवीनीकरण संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व में बहुत बड़े भागों में एक क्या हो गई है? समस्या बन गई है। अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें दोबारा नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीनीकरण कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या हैं? इनके उदाहरण हैं। तो वो संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं वो क्या होते हैं? नवीनीकृत होते हैं। और अनवीनीकृत जो होते हैं उनका वे संसाधन जिनको समय के साथ अधिक समय लगता है, समय के साथ जो है बनते हैं, और एक बार यूज होने के बाद दोबारा यूज नहीं, मतलब एक बार यूज होने के बाद दोबारा उनको बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है, हजारों वर्षों का समय लगता है। ऐसे संसाधन अनवीनीकृत में आते हैं। संसाधनों के वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक अथवा स्थानिक हो सकते हैं। मतलब संसाधनों को अगर वितरण के आधार पर देखें तो क्या हो सकते हैं? सर्वव्यापक अथवा क्या हो सकते हैं? स्थानिक हो सकते हैं। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक है। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक कहलाते हैं, जैसे तांबा और लोह। अभी तांबा जो है वो अपने को मलाज खंड की खदानों में मिलता है। अब वो अगर मलाज खंड में मिलता है तो क्या आपको वो कटनी में मिल सकता है? या फिर अगर देखें तो आपको क्या उत्तर प्रदेश में मिल सकता है? नहीं। जिस जगह पर वो पर्टिकुलरली मिल पाता है उस जगह पर वो निश्चित स्थान पर पाए जाने वाले सर्वव्यापक संसाधन, लेकिन वे संसाधन कुछ निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं वो स्थानिक कहलाते हैं। जो संसाधन सभी जगह पाए जाएंगे वो सर्वव्यापी हो गए, है ना, सभी जगह पाए जाएंगे। लेकिन कुछ स्थानिक होते हैं, स्थानिक वे होते हैं जैसे कि उनका एक स्थान होता है कि यहीं मिलेंगे। जैसे तांबा है मलाज खंड की खदानों में मिलता है ना, लेकिन लोहा इसके जो है वो दक्कन के पठार साइड पे मिलता है। तो ये सब कहाँ के एरिए, मतलब अपन को झारखंड के इलाके में लोहा इसके अपन को ज्यादा मिलते हैं। ये जो एरिए हैं ये स्थानिक है और यहाँ पे इनकी प्रकृति कहती है कि ये यहाँ पर पाए जाएंगे। तो प्राकृतिक रूप से जहां पाए जाते हैं वो उनका स्थानिक प्लेस कहलाता है। इसलिए इनको दो भागों में बांटा, सार्वव्यापिक और स्थानिक। संसाधनों के वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी इन कारकों के विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। प्राकृतिक संसाधनों का इनका क्या है? वितरण असमान है। देखो यहाँ पर क्रियाकलाप देखो, अम्मा की सूची में उन संसाधनों पर गोला बनाइए जिनका अभी भी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। तो देखो इनका वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, सूती, वस्त्र, लोह, ये जिसमें यहाँ पे इतने सारे लिखे हैं उनमें से किस में वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, जिन पे पैसा नहीं लगता है? औषधि पौधे, चिकित्सा ज्ञान, मनोरंजन। तो ये आप देख सकते हो, इसमें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा मैंने जो समझाया है। यहाँ पे पवन चक्कियों को देख सकते हो। ये पवन चक्कियाँ जो है वो लगी हुई हैं। इनको अभी अपन ने पढ़ा कि ये भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। गुजरात के उधर साइड पे और गुजरात के तटों पर और तमिलनाडु के नगर कोइल में पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये नीदरलैंड की पवन चक्कियां हैं जिनको यूज क्या है? पवन फार्म के रूप में करते हैं। शब्दावली में जानो संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा होती है। हम जिसको जानते हैं कि ये संसाधन का भंडार है, ये उपयोगिता के आधार पर उसकी उपलब्धता की मात्रा है ना। आओ कुछ जाने, आओ कुछ करके सीखे में जानते हैं। कुछ नवीनीकरण संसाधनों के बारे में सोचो और बताओ कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग करके उनके भंडार को प्रभावित करते हैं। और जानते हैं जरा सा यहाँ पर, तो यहाँ पर आके अपन आगे जानते हैं मानव निर्मित संसाधनों के बारे में। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं बताइए कब संसाधन बन जाते हैं?
प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लौह बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीनों और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधनों के नाम से जाना जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुआ कि हाँ, राजू ने स्वीकृति से सिर हिला दिया। तो एक डेफिनेशन यहाँ पर आती है कि जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, हम जैसे ही लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उसे मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मतलब ये कि लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लौह बनाना नहीं सीखा था। जब उसने लोहा बनाना सीख लिया तब उसके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सड़क, पुल निर्माण, वाहन इत्यादि बनाने में करने लगे। तो जब प्राकृतिक संसाधनों को लोगों के द्वारा उसे मानव निर्मित संसाधन में बदल दिया जाता है, तब वो संसाधन क्या हो जाते हैं, उनकी वैल्यू हो जाती है, उसके मूल रूप को बदल दिया जाता है, तो वो मानव निर्मित हो जाते हैं। मानव संसाधन क्या होते हैं? लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। क्या है? मनुष्य खुद एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। मतलब ये है कि समझ लीजिए कि मैं यदि आपको पढ़ा रहा हूं तो ये एक बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। मतलब इससे पढ़ के कोई और समझदार बनेगा, उससे पढ़ के कोई और समझदार बनेगा। तो मानव खुद अपने आप में एक संसाधन है। मतलब ये कि मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग क्या कैसे कहलाते हैं? मानव संसाधन। लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनने में मदद करते हैं। अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन का विकास कहलाता है। ठीक है भाई, आओ कुछ करके सीखे। में 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाए जिन्हें आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। अगर इसे आप बनाते हैं तो हमें कमेंट करिएगा। क्या आप जानते हैं मानव संसाधनों से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक से है। मतलब मानव संसाधन जो अभी अपन ने पढ़ा उसका मतलब क्या है? उसका तात्पर्य है कि लोगों की संख्या और योग्यता से है। यद्यपि मानव को संसाधन बनने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। यहाँ पर एक जो लिखा हुआ है इसको अगर आप देखो तो जरा इसको पढ़ते हैं अपन। सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाए। तो देखिए, एक महिला है जिसने ये पढ़ा कि सूखे के कारण फसलों का विनाश हो गया, तो उसने खुद सोचा कि क्या वो उसका समाधान निकाल सकती है। तब उसके मन में आया कि हाँ, वो उस चीज़ का निकाल सकती है, और उसने उस चीज़ के लिए पढ़ाई करी, समझा उसको। तब ये जाना कि यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल सके। तो समाधान निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ें और मनन करें। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने में उपाय खोजते हैं। आइए जाने संसाधन संरक्षण के बारे में। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर ना तो छाया ही थी और ना कुछ खाने पीने के लिए। लोग परेशान हो रहे थे, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, माँ, क्या यह सच है? हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम नवीनीकरण संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीनीकरण संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने ऐसा कहा। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं कर सकते? संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब ये कि यदि आप पानी को सही तरीके से उपयोग करते हैं तो वो क्या होगा कि लिमिटेड खर्च होगा। लिमिटेड खर्च होने पे उसके नवीनीकरण होने में उसे वक्त मिलेगा और वो क्या होगा? रोटेशन बना रहेगा।
संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो अगर कोई पूछता है आपसे सतत पोषणीय विकास क्या कहलाता है, तो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, मतलब संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता ने आपको संसाधन का उपयोग करने की कितनी आवश्यकता है और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन कैसे बनाए रख सकते हो। मतलब आपने यूज भी किया और भविष्य में उसके संतुलन भी बना रहा कि भैया वो खत्म नहीं हुआ। तब ये दोनों बातों को अगर मान लिया जाए तो ये कहलाता है सतत पोषणीय विकास, की काम भी बन गया और प्रॉब्लम भी नहीं आई। तो संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ताओं को कम करके उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनःचक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों, बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदने के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा कि अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो और उससे स्पष्ट किया कि कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से बनती है। मैं विश्वास दिलाती हूं कि घर में जल बेकार नहीं होगा। तो इस तरीके से बच्चों ने अपने कमिटमेंट किए। आगे जानते हैं, जल की एक बूंद मूल्यवान है, मतलब एक एक बूंद उसकी मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों से कहा कि हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। आपको क्या विचार है इसमें? आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। यह सब सुनिश्चित करना कि हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीनीकरण संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षण की जाए और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। यह सुनिश्चित करना कितना आवश्यक है, इसका कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है कि हम सभी नवीनीकरण संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय रूप से करें कि काम भी बन जाए और उसको नुकसान भी ना हो। नवीनीकरण स्रोत को खर्च करने के लिए तो हैं और उनका मूल्य भी नहीं लगता, लेकिन उनको अगर आप समय के साथ सही तरीके से यूज करते हैं तो उनको वक्त मिल जाता है उसको दोबारा रिसाइकल होने में, और ये एक सतत पोषणीय विकास है। इसलिए सभी नवीनीकरण संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए कि जितनी विविधताएं हैं उन सभी को संरक्षित किया जाए, उनका हरासमेंट, उनका नुकसान ना किया जाए और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। कोई भी प्रकार से पर्यावरण को, तंत्र को नुकसान करना आने वाले समय और आपकी जो पीढ़ियां हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने बराबर ही है। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना है। सभी रूपों का आदर और देखभाल करना है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। पृथ्वी के जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना है। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना है। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और सभ्य अभ्यास में परिवर्तन लाना है। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना है। ये सभी चीजें हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं, इन सभी को अगर आप देखें तो अपने क्रियाकलाप में इन चीज़ों को बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि यह चैप्टर अगर इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इन्हें क्या किया गया है, एक नंबर पे रखा गया है। तो दोस्तों 8th क्लास का ये जो चैप्टर था हमने इसको पढ़ाया आपको। इसमें हम देखें बहुत सारी चीज़ों को, जैसे सतत पोषणीय विकास, संसाधनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करके ताकि केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरी होती रहे, इस तरीके की जानकारियां हमने पढ़ी। बहुत सारी चीज़ों को हमने जाना। यहाँ पे संसाधनों के पूरे तरीकों को हमने जाना और समझा। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि एक बार पढ़ने में हमें कई चीजें समझ में आ जाती हैं, मगर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें क्या होता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की जरूरत होती है, हमें एक बार में कोई चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो आप सभी लोगों से मैं हर वीडियो में निवेदन करता हूं कि नंबर ऑफ टाइम्स इनको सुने। एक बार सुनने से कोई भी चीज नहीं हो पाती है, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। आपको जो मैंने तरीके बताए हैं कि जब भी मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ाता हूं तब आप उनको क्या करें, एक कॉपी पे इस तरीके से एक जो है पोर्शन पे बना लें। उस जिस चीज को हम पढ़ा रहे हैं उनके जितने पॉइंट्स हैं उन सभी के थोड़े थोड़े डिटेल लिखना शुरू करें। ये आपको रिवीजन कराने में काम आते हैं। और जब आप रिवीजन करें तो उन पर टिक मारते चलें कि हाँ आपने इन चीज़ों को सुन लिया, और फिर फाइनलाइज करने के बाद आप उस चैप्टर को क्लोज करें और इस पॉइंट पर लिख लें कि ये किस चैप्टर के किस पॉइंट से आपको याद हुआ या कैसे बना। और ये चीज़ें लगातार आपकी जोड़ते चलें।
सभी चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हों या फिर आपके चैप्टर की हों, पढ़ना अति आवश्यक है, कंप्लीट करना अति आवश्यक है। अपने मोरल को गिराएं ना, और समय के साथ इसमें जुड़े रहें, बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। ऐसे चैप्टर लगातार आपके साथ आते रहेंगे, एनसीईआरटी का क्रम लगातार जारी रहेगा, और भी मोटिवेशन की चीज़ें हम आप तक लाते रहेंगे। जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।